वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर रितु माथुर और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स अंडर द हेड मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ पॉलीमर्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट डिस्कस किया था। आज वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन पॉलीमर्स का, जो कि आज के लेक्चर के रेफरेंस में इम्पॉर्टेंट है, वो हम बात कर रहे हैं कि पॉलीमर्स आर द लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय लिंकिंग स्मॉल रिपीट यूनिट्स एंड दीज रिपीट यूनिट्स आर नोन एज मोनोमर्स। अब यहाँ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि किसी भी एक पॉलीमर सिंपल में बहुत सारी पॉलीमरिक चेन्स होंगी और उनमें जो मोनोमर्स हैं वो एक दूसरे से जब लिंक कर रहे हैं तो वो अलग अलग तरह से और अलग अलग नंबर में लिंक कर सकते हैं। यानी एक सैंपल में जितनी अलग अलग पॉलीमरिक चेन्स हैं उसमें मोनोमर्स का नंबर और इसलिए उनका वेट अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। इसलिए पॉलीमर्स में हम जब भी मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं तो हमें एवरेजिंग करनी पड़ती है। और क्योंकि पॉलीमरिक चेन्स में मोनोमर्स का नंबर यानी कि चेन्स की लेंथ डिफरेंट है, इसलिए उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी वेरी कर सकती हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें किसी भी सैंपल में जितने भी मोनोमर मॉलिक्यूल्स हैं उनको सबको इंक्लूड करना है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए। अब यहाँ पर एक पॉलीमर सैंपल आपको दिया गया है। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि देर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पॉलीमर सैंपल। सो द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पॉलीमर सैंपल इज n। इनमें से जो आपका सैंपल है उसमें n1 नंबर है मॉलिक्यूल्स का, वो ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट m1 है। कुछ ऐसे हैं जिनका नंबर n2 है, यानी कि उसमें मोनोमरिक यूनिट्स n1 से डिफरेंट है, n2 नंबर में वो अटैच हुए और उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है m2। और इसी तरह से अगर n3 आपके पास में नंबर है पॉलीमर्स का तो उनका मॉलिक्यूलर वेट हो गया n3 एंड सो ऑन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पॉलीमर सैंपल है और उसके साथ में जितनी तरह की पॉलीमरिक यूनिट्स पॉलीमरिक चेन्स हैं, अलग अलग नंबर है जिनका, वो यहाँ शो किया हुआ है। फर्स्ट जो आपका पार्ट है उसमें दिख रहा है m1 n1, सेकेंड में दिख रहा है m2 n2, थर्ड में दिख रहा है m3 n3 और फोर्थ में आप देख पा रहे हैं m4 एंड n4। अब हम बात करते हैं वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की। तो ये मैं पहले आपको ब्रीफ में बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को समझने का, और इसके बाद हम इसको डिटेल आगे कर लेंगे। सपोज़ जो हमारे पॉलीमरिक चेन्स हैं एक किसी पॉलीमर सैंपल में, हमने आपको बताया कि वो एक से ज़्यादा तरह की हो सकती हैं। तो हम ये मानते हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट हम जो एंटिटी ले रहे हैं पॉलीमर चेन की, उसका वेट इज़ W1 एंड मॉलिक्यूलर वेट इज़ M1। सेकेंड जो एंटिटी है उसका वेट है W2 एंड मॉलिक्यूलर वेट इज़ M2। थर्ड एंटिटी वेट इज़ W3 एंड द मॉलिक्यूलर वेट इज़ M3 एंड सो ऑन। मतलब ये हमने बहुत छोटा सा सैंपल पार्ट लिया है और इस तरह से बहुत सारी चेन्स होंगी। तो आप W1 W2 W3 अप टू WN या WI कुछ भी कर सकते हैं और उसी के करस्पॉन्डिंग उनके मॉलिक्यूलर वेट्स होंगे। नाउ अब हमें अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, जैसे कि हमने MW बार ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। सो द फॉर्मूला इज W1 इंटू M1 प्लस W2 इंटू M2 प्लस W3 इंटू M3 डिवाइडेड बाय द टोटल वेट। टोटल वेट यानी W1 प्लस W2 प्लस W3। ये आप यहाँ इस फॉर्मूला में देख रहे हैं। अभी हम डिटेल में इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब सपोज जो आपकी फर्स्ट एंटिटी है जिसके लिए हमने W1 लिखा है, W1 में क्या क्या पार्ट हो गया, उसमें नंबर कितना है उन पॉलीमर्स का N1 और मॉलिक्यूलर वेट है M1। सो W1 किसके बराबर होगा, N1 इंटू M1, यानी कि W1 की जगह पर हम लिख सकते हैं N1 इंटू M1।
W2 की जगह लिख सकते हैं N2 इंटू M2। अब ये W1, W2, W3 के वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूला में पुट करें तो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आपका क्या आ जाएगा, N1 इंटू M1, जो आपने W1 की जगह लिखा, अगेन मल्टीप्लाइड बाय M1, आप देख ही रहे हैं, तो ये हो जाएगा N1 M1 स्क्वायर, देन N2 M2 स्क्वायर एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय, आप देख रहे हैं ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने लिखा है W1 प्लस W2 प्लस W3, इसकी जगह आप लिख सकते हैं W1 की जगह N1 इंटू M1 प्लस W2 की जगह N2 इंटू M2। और अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है उसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एन एम स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एन एम। आप यहाँ देख रहे हैं N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर, इनको मिलाकर हमने लिख दिया समेशन Ni Mi स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 एंड सो ऑन, इसको हमने लिख दिया समेशन Ni Mi। तो दिस इज़ द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। और हमेशा जो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से ज़्यादा होता है। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको और क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ हमने 4 पॉलीमेरिक एंटिटीज़ ले ली हैं, यानी एक सैंपल में, एक पॉलीमेरिक सैंपल में 4 तरह के लेंथ वाले पॉलीमेरिक चेन्स हैं, जिसको कि हमने पॉली 1 कहा, जो हमारी फर्स्ट एंटिटी है, पॉली 2, पॉली 3 एंड पॉली 4। यहाँ आप देख रहे हैं कि पॉली 1 में जो उनका नंबर है यानी N/2 और हर एंटिटी का वेट है 10, सो द टोटल वेट इज 20। पॉली 2 के लिए N/4, वेट इज 20, सो द टोटल वेट इज 80। यू कैन सी कि पॉली 3 के लिए N की वैल्यू है 6, वेट इज 100, सो द टोटल वेट इज 600। एंड फॉर पॉली 4, यानी कि जो एक और एंटिटी है जिसकी लेंथ डिफरेंट है ऊपर वाले पॉलीमरिक चेन से, उनका नंबर है 3, वेट इज 250 एंड द टोटल वेट इज 750। तो आप यहाँ पर ऐड करके देखिए जो वेट्स हैं उनको, और ये आ जाएगा 1450। अब जिस तरह से हमने नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए हर एक एंटिटी के लिए नंबर फ्रैक्शन निकाला था और फिर उस एंटिटी का टोटल वेट में जो कंट्रीब्यूशन है वो निकाला था, एग्जैक्टली उसी तरह से हम यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ हम नंबर फ्रैक्शन की बजाय वेट फ्रैक्शन निकालेंगे। वेट फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, आप यहाँ देख रहे हैं कि हम बात करते हैं फर्स्ट एंटिटी की, तो इसका वेट फ्रैक्शन कैसे होगा, इसका टोटल वेट है 20 और पूरे पॉलीमेरिक सैंपल में हमने सभी पॉलीमेरिक चेन्स के वेट को ऐड कर दिया और वो आपके लिए आ रहा है 1450। सो द वेट फ्रैक्शन फॉर फर्स्ट एंटिटी इज 20 अपॉन 1450। वेट फ्रैक्शन फॉर सेकेंड एंटिटी 80 अपॉन 1450। वेट फ्रैक्शन ऑफ थर्ड एंटिटी 600 अपॉन 1450 एंड वेट फ्रैक्शन ऑफ फोर्थ एंटिटी 750 अपॉन 1450। अब हमने यहाँ वेट फ्रैक्शन अगर कैलकुलेट कर लिया तो इस पर्टिकुलर एंटिटी का टोटल मॉलिक्यूलर वेट, जो कि वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, उसमें कंट्रीब्यूशन कैसे होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसका वेट फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ईच एंटिटी। तो यहाँ क्या हो गया आप समझिए, फर्स्ट जो आपकी एंटिटी है उसका वेट फ्रैक्शन हो गया 20 अपॉन 1450, this is the weight fraction multiplied by the weight of each entity, which is 10 here in this case. So the contribution towards the total weight average molecular weight of this particular entity would be 20 upon 1450 into 10. सेकेंड के लिए हो जाएगा 80 अपॉन 1450 इंटू 20। थर्ड के लिए हो जाएगा 600 अपॉन 1450 इंटू 100 और फोर्थ के लिए होगा 750 अपॉन 1450 इंटू 250। और ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने टोटल वेट ऑफ ईच पॉलीमर प्रेजेंट इन द पॉलीमर हमने निकाल लिया है, 1450 है। फर्स्ट पॉलीमर जो है उसका जो टोटल वेट है वो 20 है। सेकेंड पॉलीमर के लिए ये 80 है,
वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, थर्ड के लिए 600 है और फोर्थ के लिए 750 है। तो वेट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंटिटी के लिए हो जाएगा 20/1450, सेकेंड के लिए हो जाएगा 80/1450, थर्ड के लिए होगा 600/1450 और फोर्थ के लिए होगा 750/1450। तो हमने हर एंटिटी का वेट फ्रैक्शन ले लिया। अब हमें इसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द टोटल वेट अगर निकालना है तो हम इस पॉली एंटिटी के इंडिविजुअल वेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पहली एंटिटी के लिए हो जाएगा वेट फ्रैक्शन आपने निकाल ही लिया, मल्टीप्लाइड बाय 10 और ये वैल्यू आएगी 0.14 ग्राम्स। सेकेंड के लिए हो जाएगा वेट फ्रैक्शन इंटू 20, थर्ड के लिए हो जाएगा वेट फ्रैक्शन इंटू 100, फोर्थ के लिए होगा वेट फ्रैक्शन इंटू 250 और इस तरह से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। और अब हम इस सबको जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 171.93 ग्राम्स। सो दिस इज द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट उस पर्टिकुलर पॉलीमर सैंपल के लिए। अब हम इस कंसेप्ट को जनरलाइज करें, यानी कि अगर हम इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये रेपिटेशन है, बट यू कैन सी कि अगर हमारे पास में एक पॉलीमेरिक सैंपल के अंदर N1, N2, N3, N4 तरह की पॉलीमेरिक यूनिट्स हैं जिनमें कि नंबर आपको दे रखा है, तो आप टोटल नंबर निकाल सकते हैं N और इसको हम समेशन Ni कह सकते हैं। टोटल वेट ऑफ द पॉलीमर ये क्या हो जाएगा, समेशन Ni इंटू Mi, यानी कि नंबर इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो ये इसका टोटल वेट आ जाएगा। वेट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, वेट फ्रैक्शन निकालने के लिए Ni इंटू Mi यानी कि उसका पर्टिकुलर का वेट डिवाइडेड बाय द टोटल वेट, सो Ni इंटू Mi अपॉन W। और उसके बाद में हम नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे कि हम ईच एंटिटी के लिए जो वेट फ्रैक्शन है उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आप लास्ट वाला इक्वेशन देखिए कि आप यहाँ देख रहे हैं कि Ni, या यहाँ पे हमने फर्स्ट एंटिटी के लिए N1 लिया है तो N1 अपॉन समेशन Ni Mi, ये इसका वेट फ्रैक्शन हो गया। और आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करा, M1 से, तो ये हम पहले भी हम कर चुके हैं। सो N1 इंटू M1 अपॉन समेशन Ni Mi, दिस इज द वेट फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइड बाय M1, तो वो यहाँ पर M1 का स्क्वायर हो जाएगा। देन सेकेंड एंटिटी के लिए वेट फ्रैक्शन हो जाएगा M2 अपॉन समेशन Ni Mi और इसको मल्टीप्लाई करेंगे M2 से, मॉलिक्यूलर वेट से, सो आपके लिए आ जाएगा N2 M2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन Ni Mi। और इस तरह से आप जितनी भी पॉलीमेरिक एंटिटीज़ हैं उन सबको सबके लिए जो कंट्रीब्यूशन है उसको ऐड करते जाइए, एंड दिस वुड बी दी टोटल molecular weight average molecular weight of that particular polymeric sample। एंड फॉर सिंथेटिक पॉलीमर्स, जो भी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं उसके लिए MW यानी कि वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू हमेशा Mn से यानी कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से ज़्यादा होती है। और अगर ये दोनों वैल्यूज़ एक सी आ जाएं तो इसका क्या मतलब होगा कि जो हमारा पॉलीमेरिक सैंपल है वो परफेक्टली होमोजीनियस है, यानी कि हर जो मॉलिक्यूल है पॉलीमर मॉलिक्यूल उसका मॉलिक्यूलर वेट एक सा है, बराबर है, उसमें मोनोमेरिक यूनिट्स जो अटैच्ड हैं उनका नंबर बिल्कुल एक सा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट हाइपोथेटिकली अगर हम माने कि इन केस MW इज इक्वल टू Mn, इन दैट केस द पॉलीमेरिक सैंपल वुड बी परफेक्टली होमोजेनियस। तो यहाँ ये कैलकुलेशन अगेन आप देख सकते हैं जो हमने अभी पहले की है कि MW की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें वही एग्जाम्पल जो कि अभी आपको टेबल में दिखाया था उसी से कैलकुलेशन दोबारा से की है, सो दैट आप इसको आसानी से समझ सकें। और अब हम ये देख सकते हैं कि जो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है उसमें जितना भी लार्जर मॉलिक्यूल है उसमें उतना ही हायर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास होगा, एंड द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज हायर देन द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। So this is all about weight average molecular weight of inorganic polymers. Thank you.